हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इतिहास ज्ञानम। तो यार आज ये कल्चरल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, ठीक है। एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट 5 की थिंकर्स। पीटर बर्क है, क्लिफोर्ड गियर, सीपी थॉमसन एंड पाउल रेबिसन। पाउल रेबिसन है और रेबिनो है, पाउल रेबिनो और कनर्टन, पाउल कनर्टन। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द 4 की थिंकर्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री एंड हाउ देयर व्यूज हैव शेप्ड दिस डिसिप्लिन ऑफ हिस्ट्री। तो यार पहले स्टार्ट करते हैं पीटर बर्क का। तो जो पीटर बर्क है उनकी सबसे पहले आप दो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, दैट इज़ वेराइटीज़ ऑफ कल्चरल हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ कल्चरल हिस्ट्री। एंड बोथ दीज बुक्स, ठीक है, आप देखो व्हाट इज़ कल्चरल हिस्ट्री, ये एक्चुअली फाउंडेशन है कल्चरल हिस्ट्री की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिलते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू वेराइटीज़ ऑफ कल्चरल हिस्ट्री, तो इसमें जो इनका मेन थॉट प्रोसेस है पीटर बर्क का, ये इस बुक में हमको जनरली देखने को मिलता है। Now what does he says? He says that cultural history, ठीक है, उसके मल्टीपल रूट्स होते हैं, ठीक है। एंड जो रूट्स क्या हैं, जैसे एनल्स स्कूल है, ठीक है, बर्कहर्ड है, हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि ये तो एकदम फाउंडेशनल थिंकर्स हैं, बर्कहर्ड एंड हुइजिंगा, ठीक है। और वहाँ से ये जो डिसिप्लिन है कल्चरल हिस्ट्री का, ये डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है। तो देयरफॉर इट हैज़ मल्टीपल रूट्स, ठीक है। एनल्स स्कूल का भी है इसमें, ठीक है। हमने लॉन्ग ड्यूरी का कंसेप्ट देखा था कि कैसे इवॉल्व हुआ है, बट लॉन्ग ड्यूरी के कंसेप्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही इवॉल्विंग ये कल्चरल हिस्ट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट वी गेट टू नो थ्रू हिज बुक वेराइटीज़ ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। तो इसके मल्टीपल रूट्स हैं एंड इट शुड एक्चुअली फॉलो अ मिडिल वे बिटवीन नाइव एम्पेरिसिज्म एंड प्योर थ्योरी। तो बेसिकली जैसे मतलब आप देखेंगे ना, एम्पेरिकल रिलेशंस मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं, तो एम्पेरिसिज्म इज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू फैक्ट, डेटा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। तो बेसिकली व्हाट हमने कंक्लूजन में भी देखा था, ठीक है, पीटर बर्क के लास्ट वाले वीडियो में, कि व्हाट ही सेज, वो एम्फेसाइज करता है कि जो कल्चरल हिस्ट्री है, ठीक है, इट शुड बी अ मिडिल वे, ना ज़्यादा एकदम फैक्ट बेस्ड डेटा बेस्ड, ना प्योरली कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कि वो आप एक अपना अलग तरह का मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही, मतलब आप एक नरेशन बना रहे हो। सो देयर फोर इट शुड ऑल्सो नॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एविडेंस, ठीक है। हाउएवर एक्सट्रीम एक्सट्रीम ऑफ बोथ द फील्ड्स इट शुड बी इग्नोर्ड। इसलिए आपको ये मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक है। सो इवन प्राइवेट एक्सपीरियंसेस लाइक ड्रीम्स, दे हैव अ सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड इट इज़ शेप्ड बाय चेंजिंग इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ड्रीम्स हैं, जो अपने सपने होते हैं, ठीक है, उनकी भी एक अपनी सोशल और कल्चरल हिस्ट्री है। और वो हमारे ड्रीम्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, और कैसे उनका इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंटली हम लोग परस्यू करते हैं, तो उसकी भी एक अपनी अलग कल्चरल हिस्ट्री है, ठीक है। He argues that even something apparently psychological like dreaming has a social and cultural history. ये लगभग जो ऊपर ये बोल रहा है, ये वही सेम बात यहाँ भी बोल रहा है। And what does he says? He says that rituals, commemorations and narratives shape what societies remember and forget, and how historians both depend on and reshape those memories. ये बोल रहा है कि जो हमारी रस्में हैं समाज में जो चल रही हैं, ठीक है, और जो नैरेटिव्स हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे जो समाज जिस चीज़ को रिमेंबर करता है, ये उसको शेप करता है, ठीक है। और क्या चीज़ हमें भूलनी है, उसको उसको देख रहा है, ठीक है। इन सब का जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पार्ट आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग, और आपको अपनी करंट लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैं बिल्कुल एकदम थियोरेटिकल बेसिक है कि क्या क्या है, और इन द एंड ऑफ द वीडियो में एक समरी टेबल भी होगा इन चारों पांचों थिंकर्स का, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। And now he also explores the relationship between history and collective or social memory, close to later work by Connerton and memory studies. जब हम Connerton को देखेंगे, तो Connerton ने मेमोरी के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, ठीक है। तो ये इन हिज वर्क वेराइटीज ऑफ कल्चर हिस्ट्री, ही एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड कलेक्टिव सोशल मेमोरी, ठीक है। तो ये पीटर बर्क है। ही ऑल्सो एग्जामिन्स gestures, hands, body posture, non-verbal signs as a language with culturally specific rules. He also analyzes festivals,
jokes, songs, cheap print, and everyday practices as popular culture, distinct from but interacting with learned or elite culture. ये बेसिकली इनका वही है. हम जो देखो इन कल्चरल हिस्ट्री का जो फाउंडेशनल आप बेसिक देखेंगे, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी एक इंसान के या फिर एक समाज के, ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी मतलब घटित हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, क्या है, जैसे कि रस्में हैं, ठीक है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे हैंड्स, हमारी बॉडी पोस्चर, ठीक है, हमारे कुछ ऐसे नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं. नॉन वर्बल तो चलो ठीक है, नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि हम दमशराज खेलते हैं, तो दमशराज में हम इंग्लिश के लिए अप वाला थम्स अप करते हैं, थम्स डाउन है तो हिंदी है. सो दीज आर कॉल्ड नॉन वर्बल सिग्नल्स. ठीक है, ऐसे ही वर्बल सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, हमारे कोई पर्टिकुलर रीजन के स्लैंग्स हैं, ठीक है, हम जो देसी भाषा में अपने स्लैंग्स यूज़ करते हैं, तो वो जो स्लैंग्स हैं या फिर कोई भी इस तरह के नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं, वो हमारे जो ये ऐसे जेस्चर्स हैं जिसको जो हिस्टोरियंस हैं वो इग्नोर कर देते हैं. दे डू नॉट गेट देयर रिस्पेक्टिव स्पेस in the constructive or narrative part. So in cultural history we do also consider such kind of things. हम इन चीज़ों को भी देखते हैं और इनसे हम ये इमेजिन करने की कोशिश करते हैं या फिर ये समझने की कोशिश, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी इस तरह की गतिविधियां हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसका कल्चरल इंटरप्रिटेशन है. जैसा कि जो गियर्ड्स के बारे में देखेंगे हम, ठीक है, जैसा कि उसने एक सिंपल कॉक फाइट के ऊपर कैसे, मतलब उसने उसको कैसे इंटरप्रिटेशन देखा उसका, कि कैसे वो समाज में प्रचलित उस बाली का जो कल्चरल डायनेमिक्स है, तो वो कैसे एक कॉक फाइट उसको सिग्निफाई करता है. सो दैट्स व्हाट एवरी, मतलब थोड़ा सा इस जो तीनों चारों पांचों थिंकर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है. तो दैट्स व्हाट ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन हिज वर्क. ठीक है, ही एनालाइजेस फेस्टिवल, जोक्स और सॉन्ग्स, चीप प्रिंट एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस पॉपुलर कल्चर. ठीक है, ये जो है पॉपुलर कल्चर का पार्ट है, और जो एलीट कल्चर है उनसे डिस्टिंक्ट भी है. बट हाउ दीज पॉपुलर कल्चर इज एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद एलीट कल्चर, ठीक है, ये भी वो इनका रिलेशन भी देखता है. सो कल्चरल हिस्ट्री इज बेस्ट सीन एज यूनिटी इन वैरायटी, different strands, social, anthropological, literary, intellectual, with shared concerns about meaning, practices and representation. ये जो पूरा दो लाइन है ना, ये एकदम क्रक्स है इसका, जो ये पीटर बक कहना चाह रहा है. एंड देन अगेन, कल्चरल हिस्ट्री इज नॉट वन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन, यूनिफाइड डिसिप्लिन, बट वेराइटीज़, क्योंकि हम समाज का है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं सोसाइटी के, देर आर वेरियस डायमेंशंस इन सोसाइटी. So that is why cultural history is not one unified discipline, but actually a varieties emerging from dialogue with anthropology, literature and theory. ठीक है, ये important है. He also stresses pluralism of over unity, that cultural history में multiple methods should actually coexist productively, and then only varieties of history will be produced. Dialogues across discipline, it actually strengthens rather than fragment the field. ठीक है, वही ये वेराइटीज़ वाली बात है कि हमें केवल एक ही डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करना है, हमको मल्टीपल इंटर डिसिप्लिनरी उसको लेके जाना है. एंड व्हेन देयर विल बी, हम ऐसा कोई नैरेटिव प्रोड्यूस करेंगे वेयर वी विल लुक एट दोज कल्चर्स विद डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, देन इट विल स्ट्रेंथन द फील्ड rather than weakening it. Therefore, cultural history synthesizes anthropological, literary and theoretical insights. एंथ्रोपोलॉजिकल तो मैंने आपको लास्ट मतलब वीडियो में बताया ही था कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ एक्चुअली अ फील्ड इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट रेसेस. ठीक है, तो ये बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट कल्चरल हिस्ट्री इज एक्चुअली अ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल, लिटरेरी एंड थियोरेटिकल इंसाइट्स. सो दैट्स व्हाट E.P. Thompson, Peter Burke is talking about. Now we will move towards what Clifford Geertz is actually saying. अब क्लिफोर्ड गियर्ट्स का जो मेन बुक है दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स का ही इंपॉर्टेंट एक एस्से है दैट इज़ डीप प्ले नोट्स ऑन द बालिनीज कॉक फाइट. तो इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड उसके थ्रू हम क्लिफोर्ड गियर्ट्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री के, हम वो वहाँ से समझ सकते हैं. सो व्हाट ही सेज इन दिस एस्से इज दैट कॉक फाइटिंग है मुर्गों की लड़ाई एक तरह से, ठीक है, दो मुर्गे, रूस्टर्स, व्हाट वी कॉल दैट इन लैंग्वेजेस, रूस्टर्स. सो दो रूस्टर्स की लड़ाई है. सो कॉक फाइटिंग इज डीप प्ले, जेरेमी बेंथन कहता है डीप प्ले,
तो इट इज़ इरेशनल हाई स्टेक्स गैम्बलिंग वेयर सिंबॉलिक स्टेटस रिस्क आउटवेज मनी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि एक्चुअली क्या है, क्लिफोर्ड गेट्स एक इथनोग्राफर है। ठीक है, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में के बीच में जाता है और वहाँ के उनको स्टडी करता है। और स्टडी कैसे करता है, उनके बीच, लोगों के बीच में रह के। और उनके जैसे ये जो इसने इलीगल, ये कॉक फाइट है, ये इलीगल है। तो जब ये जाता है वहाँ पे दो देखता है कि एक सोसाइटी, समाज में ये कॉक फाइट चल रही है और वो इलीगल है, वहाँ पे पुलिस की रेड भी पड़ती है। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर ही इंटरप्रेट्स द बालिनीज सोसाइटी थ्रू दैट कॉक फाइटिंग। तो व्हाट डज ही सेज, और वो जो कॉक फाइटिंग है वो गैमलिंग हो रही है। जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे दो घोड़े भाग रहे होते हैं, ठीक है, घोड़ों की रेस होती है। या फिर अगर बॉक्सिंग में भी होता है, बॉक्सिंग में भी ऐसा ही होता है कि हम अलग अलग उस पर गैम्बल गैम्बल करते हैं। ठीक है, पैसा लगाते हैं कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, दूसरा वाला इंसान जीतेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉक फाइटिंग में हो रहा है कि दो लोगों के अपने अपने रूस्टर्स हैं, मुर्गे हैं, कॉक्स हैं। ठीक है, वो लड़ रहे हैं और आप गैम्बल करेंगे कि किसका जीतेगा। ठीक है, तो व्हाट ही एक्चुअली सेज इज दैट कॉक क्या है, कॉक इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ मेल ईगो एक्सटेंशन। ठीक है, इट इज प्राउड, एग्रेसिव वेन, ये मस्कुलिन आइडल है, डर्टी है, क्वारलसम है, रिपल्सिव एनिमिलिटी है, डीप प्ले ऑर्डर वर्सेस chaos फ्यूजन ब्लडी रिचुअल। केवल देखो एक रिचुअल है ये कॉक फाइटिंग का, उससे ये कितने सारे उसके कल्चर, वहाँ की कल्चर्स के इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। ठीक है, सो कॉक फाइटिंग लैंग्वेज, इट सेचुरेट्स बालिनीज स्पीच, पॉलिटिक्स, ट्रायल, सेक्स, ऑल कॉक मेटाफर्स। तो ये सेज कि कॉक फाइटिंग के बेसिस पे ही वहाँ पे जो नॉर्मल लैंग्वेज में स्लैंग्स यूज़ हो रहे हैं या फिर मेटाफर्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें कॉक वर्ड का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा है। और कॉक क्या है, कॉक एक्चुअली सिग्निफाइज द मेल ईगो दैट इज़ प्रेवलेंट इन बाली सोसाइटी। और वो इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है कि उनके जो आम भाषा में है उसमें भी वहाँ पे कॉक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो कॉक इज़ एक्चुअली यूज एज अ कल्चरल सिंबल। ठीक है, ना व्हाट डज इट, बैटिंग क्या है, जो हम पैसे लगा रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ फैक्शनल ड्रामा। भाई फैक्शनल ड्रामा कैसे है कि आप सपोज करो आप जैसे आपकी, मैं बहुत देसी भाषा में बताता हूँ, आपकी गली गली से एक बंदा, ठीक है, उसने वो मुर्गों की लड़ाई में ऐसे कॉक फाइट में पार्टिसिपेट करने जाता है। ठीक है, और जब आप उस जगह पे जाएंगे तो भाई आप ना अपनी गली वाले जो बंदा है उसी के कॉक पे आप पैसे लगाएंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि बैटिंग एज अ फैक्शनल ड्रामा, उसमें भी कॉक फाइटिंग में भी वो ये लोग देखते हैं कि ये अपना बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये मेरे मोहल्ले का है तो मैं उस पर बैट लगाऊंगा, मैं दूसरे मोहल्ले वाले में नहीं लगा सकता। ठीक है, और मेरी वहाँ पे लॉयल्टी टेस्ट भी हो रही है। देखो ये जो नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ये, कि बैट एक्चुअली फॉलोज विलेज फैक्शंस, किनशिप, इरिगेशन ग्रुप्स, टेम्पल्स, कास्ट। ठीक है, कास्ट ये एक लड़ाई, एक दैट इज़ वाई जो कॉक फाइट है वहाँ पे केवल वो सिंपल कॉक फाइट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल बाली सोसाइटी, बालिनी सोसाइटी। ठीक है, तो वहाँ पे वो विलेज फैक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं कि एक गांव के लोग हैं वो एक अपने बंदे के ऊपर बैट करेंगे, दूसरे गांव वाले लोग दूसरे बंदे बैठेंगे, और अगर वो क्रॉस बैटिंग करते हैं तो तुम्हारी फिर लॉयल्टी टेस्ट होता है वो आप देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, नेवर बेट अगेंस्ट किन और ग्रुप, हम अपने को छोड़ के कहीं और बेट कर ही नहीं सकते, वो लॉयल्टी टेस्ट है तुम्हारा। तो इट ही एक्चुअली क्लिफोर्ड गेट्स ही टॉक्स अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन लेयर्स। ठीक है, कि आप ऊपर ऊपर से कल्चर्स को मत देखो, केवल इसको कॉक फाइट मत देखो, इसके अंदर तक उसको अंडरस्टैंड करो, थिक उसकी जो लेयर्स हैं। दिस पर्टिकुलर कॉक फाइटिंग is one single ritual. It appears to be a one single ritual, but when you understand it deeply, which has multiple thick description layers, ठीक है, तो आप उसको पूरी सोसाइटी को समझ पाओगे। दैट इज़ वाई ही टॉक्स अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन लेयर्स। ठीक है, कॉक एज रॉयल्टी, डाइट एंड ग्रूमिंग। ठीक है भाई साहब, उसकी प्रिपरेशन होती है पूरी की पूरी, कि मुर्गे को बढ़िया खिलाया जाता है, उसकी डाइट होती है, उसकी ग्रूमिंग की जाती है। ठीक है, उसको पैर घुमाने के उसके तरीके, पैर जो जिस पैर में है ना उसके ब्लेड बांध दिया जाता है, उसको लड़ने की टेक्निक्स भी बताई जाती हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, नाउ वेयर द फाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, द एरेना, इट इज़ एक्चुअली अ माइक्रोकॉस्म और अ सिम्बोलिज्म ऑफ बालिनी सोशल ऑर्डर। तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे वो लड़ाई हो रही है, तो वो जो बाली बाली जो सोसाइटी है, उनका जो सामाजिक जो हायरार्की है, सामाजिक ऑर्डर है,
ठीक है, वो उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रीवियस अगर उसमें देखें कि जो बेट है, बेटिंग हो रही है, इट फॉलोज विलेज फैक्शंस। आप देखिए विलेज फैक्शंस, टेम्पल्स एंड कास्ट, तो दैट इज़ वाई ऑर्डर जो है हमारा वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे उस एरेना में जहाँ पे फाइटिंग हो रही है। एंड दैट फाइट इज एक्चुअली अ ब्लड सेक्रीफाइस टू डेमन्स, एंड इट एक्चुअली फ्यूजेस ईगो, गुड एंड एविल। और उसके बाद क्या होता है, विनर ईट्स लूजर, एम्बेरसमेंट होती है, ट्रायम्फ होता है। तो शर्म शर्म से वो मर जाता है। सो दैट इज़ वाई दिस कॉक फाइटिंग, वन सिंबल रिचुअल ऑफ कॉक फाइटिंग इज एक्चुअली a symbol of बाली सोसाइटी। ठीक है, तो दैट कॉक इज एक्चुअली a symbol of male ego, एंड हाउ दैट मेल ईगो क्लैशेज विद अनदर मेल ईगो, जिसमें कि एक हारता है और एक जीतता है। एंड सबसे बड़ी बात, इस पूरी कॉक फाइटिंग में वुमेन अलाउड नहीं है। आप ये देखिए, वुमेन देख नहीं सकती हैं वहाँ पे केवल मेल्स ही अलाउड है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर। अब इसने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को, कल्चरल हिस्ट्री को कैसे इंट्रोड्यू क्या मतलब कैसे इफेक्ट किया, दैट इट एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस द मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन। क्या रहा कि थिक वर्सेस थिन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसने कीगेर्ड्स ने थिक डिस्क्रिप्शन की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस किया। एंड व्हाट इज़ दिस, थिक डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली कल्चरल एक्सरे। अब थिन और थिक में क्या डिफरेंस है, इन थिन यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट क्या हो रहा है, और थिक में क्या है कि ये क्यों मैटर कर रहा है और उसके अपने मीनिंग क्या है। ठीक है, मेथड क्या है, लेयर कंटेक्स्ट अंटिल सरफेस रिवील्स डीप स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, परत अपनी खोलते जाओ ऊपर की, तुम अल्टीमेटली नीचे वाले स्ट्रक्चर पे, नीचे जो उसका कोर मीनिंग है वहाँ पे आप पहुँच ही जाओगे। एंड देयरफॉर ही सेज दैट कल्चर क्या है, जो संस्कृति है, इट इज़ अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस टू डिकोड। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉक फाइटिंग, कॉक फाइटिंग, जो एक कॉक फाइट है, एक सिंपल जो रिचुअल है, इट्स एक्चुअली अ बालिनी सोसाइटी का एक छोटा प्रारूप है, एक सिंबॉलिक प्रारूप है, जिसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट लेयर्स उसकी अंडरस्टैंड करेंगे, आप उसको पूरी उस बाली की सोसाइटी को, बालिनी सोसाइटी को आप समझ पाएंगे। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो वहाँ पे पेट्रियार्की या फिर जो भी उसका सामाजिक स्ट्रक्चर है वहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक सिंपल कॉक फाइटिंग से आप समझ सकते हैं। तो देयरफॉर ही सेज दैट कल्चरल प्रैक्टिसेस, दे आर एक्चुअली सिंबॉलिक सिस्टम्स टू डिकोड लाइक एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, एंड एथनोग्राफी इज एक्सप्लिकेटिंग अदर्स एक्सप्लिकेशंस ऑफ व्हाट दे थिंक दे आर अप टू। एंड बट इसका क्रिटिक भी है। तो रिस्क क्या है इसका, ओवर इंटरप्रिटेशन। आप मटेरियल और पावर रियलिटीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, ये इसका रिस्क भी है, इसका क्रिटिक भी है। So that is what Clifford Gates is talking about. Now we'll be moving what E.P. Thompson says. E.P. Thompson की जो फेमस बुक है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास है। ठीक है, एंड हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। आप ये देख लीजिए कि इंडिया में जो रंजीत गुहा एंड सुमित गुहा हैं, जिन्होंने सबऑर्डिनेट स्टडीज़ के फाउंडर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। सो ई पी थॉम्सन है, ये उसी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, उस आइडिया को। सो ही इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। अब फोल्कलोर क्या होती है, फोल्कलोर होती है जो आम, जो हमारी गाथाएं होती हैं, जो आम लोगों के बीच में प्रचलित होती हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं फोल्कलोर। ठीक है, तो जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो ये कहता है कि जो फोल्कलोर्स हैं, ठीक है, वो टेल्स ऑफ सर्वाइवल हैं, वो डिके हो रही है सोसाइटी। बट व्हाट ई पी थॉम्सन इज सेज कि वो केवल सर्वाइवल ही नहीं है, और बट दीज फोल्कलोर्स दे आर लिविंग कल्चरल फॉर्म्स इंकोडिंग वर्किंग क्लास रेशनैलिटी, मॉरल इकोनॉमी एंड रेजिस्टेंस टू पावर। तो ये जो लोक गाथाएँ हैं, ठीक है, ये हमारी जो डायनेमिक और लिविंग जो संस्कृति है हमारी, जो जीवित है जो संस्कृति, ये उसको उसको हमें आम जनता की, जो आम लोगों की जो संस्कृति है, ये उसको प्रदर्शित करती है, उसको दिखाती है। इट एक्चुअली शोज द डायनेमिक एंड लिविंग कल्चरल ऑफ अ कॉमन मैन और अ वर्किंग क्लास। ठीक है, और आप इनसे जो वर्किंग क्लास का जो, ठीक है, इंटेलेक्ट है, उसको समझ सकते हैं इन लोक गाथाओं से, उनकी मॉरल इकोनॉमी को समझ सकते हैं, एंड देयर रेजिस्टेंस टू पावर। कई बार ये जो लोक गाथाओं में जो पावरफुल एलीट लोग हैं, जो सोसाइटी के जो रिच लोग हैं, ठीक है, जो ऊंचे तबके का आदमी है, ठीक है, तो जो पावरफुल आदमी है, तो ये जो आम इंसान है, जो वर्किंग क्लास है, वो जिस तरह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, ये लोक गाथाएं उसको भी दिखाती हैं, दैट कन्फ्लिक्ट और देयर रेजिस्टेंस टू पावर। ठीक है, ये दिखाती हैं। तो ये जो लोक गाथा है, इट इज़ एक्चुअली
इट वर्क्स एज अ मॉरल इकोनॉमी. तो मॉरल इकोनॉमी ईपी थॉम्सन. आप ये बस ये कॉमन वर्ड आप ये ध्यान रखिए. मॉरल इकोनॉमी इज ईपी थॉम्सन. बस. ठीक है. तो कस्टम्स सॉन्ग्स टेल्स एक्सप्रेसेस वर्किंग क्लास वैल्यूज एक्सपेक्टेशंस ऑफ जस्टिस. देखिए आप कोई भी लोक गाथाएं उठाएंगे तो वो काफ़ी हमें संस्कार देने वाली होती हैं. काफ़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं. तो बेसिकली जो अच्छी बातें हैं वो यही हैं जो वर्किंग क्लास जो आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, जो वो जस्टिस चाह रही है, जो उसको न्याय चाहिए, वो उसके बारे में अक्सर ये बातें, ये जो लोक गाथाएं होती हैं उसको प्रदर्शित करती हैं. और दे आर नॉट एंटी मार्केट बट रेगुलेटेड मार्केट. ठीक है. तो कई बार लोग कहते थे कि ये डेवलपमेंट के अगेंस्ट है. डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है. दे वांट कि जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए आम जनता को, जो वर्किंग क्लास है. ठीक है. उसके बारे में भी, उसके हिसाब से भी ये प्राइसेस यहाँ पे होने चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए. एग्जाम्पल इसका क्या है, इंग्लिश फूड राइट्स हुए इन्फोर्स जस्ट प्राइस अगेंस्ट प्रॉफिटेयर्स. तो इंग्लिश फूड राइट्स होते हैं, मतलब हुए थे पहले. तो खाने की वजह से कुछ राइट्स हुए थे. तो उनका ये नहीं कहना, उनका उनका ये कहना था कि आम जनता के लिए जो मुनासिब रेट है, जो जस्ट प्राइस है, जो सही दाम है वो होना चाहिए. और जो इससे मुनाफा कमा रहे हैं तो उनके मुनाफे पे लगाम लगेगी. सो व्हाट हाउ एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स हिस्ट्री. तो गेयर्स का तो थिक डिस्क्रिप्शन है. तो डिकोड कल्चरल लॉजिक फ्रॉम नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू. मॉरल इकोनॉमी क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड कस्टम एज रैशनल नॉट प्रिमिटिव. ये कह रहा है जो संस्कृति, जो हमारी कस्टम है, जो हमारी हमारी तो मान जो हम रस्में निभाते आ रहे हैं, या फिर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है हमारी, ठीक है भाई, ये प्रिमिटिव नहीं है. ये कोई बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका सिग्निफिकेंस आज की डेट में कुछ रहा नहीं है. ठीक है. व्हाट दे आर सेइंग कि जो हमारी समाज में जितनी भी रस्में चल रही हैं, जो चल रही हैं, ठीक है, वो एक उनका एज अ लिविंग डायलॉग की तरह देखिए आप. ठीक है. कि कैसे आप एक उनका जो एक मतलब रेजिस्टेंस है एक आम इंसान का, वर्किंग क्लास का, एलिट्स के अगेंस्ट, आप उसको उस तरह से देखिए. देयरफॉर दीज कस्टम्स दे आर एक्चुअली रैशनल इन नेचर, दे आर नॉट प्रिमिटिव. एंड what does he says, he says that subalterns make their own culture not passively receive. जो संस्कृति है, ठीक है, वो हमें एलिट से नहीं मारी है. कि जब एलिट्स ने किसी चीज़ से बोर हो गया और उसे छोड़ दिया कि हाँ भाई अब ये नीचे वाले लोग फॉलो करेंगे सोसाइटी के, ठीक है, तो उन्हें वो ऐसे नहीं मिल रही है. जो सबॉल्टन, जो कॉमन लोग हैं या वर्किंग क्लास है, वो अपनी संस्कृति खुद बनाती है. ठीक है. दैट्स व्हाट ईपी थॉम्सन इज सेइंग. अब ये मेथोडोलॉजी जो है वो क्या है, कैसे ब्रिज हो गया ये, मतलब कैसे जोड़ रही हैं सारी चीज़ें. हिस्ट्री प्लस एंथ्रोपोलॉजी प्लस जो आम गाथाएं हैं. तो इससे क्या हो रहा है, हमें रिकवर सबाल्टर्न कॉन्शियसनेस फ्रॉम थिन रिकॉर्ड्स, सिचुएट कस्टम्स इन क्लास थॉट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशन. मॉरल इकोनॉमी क्या है, कस्टम इज इक्वल टू रेशनल डिफेंस ऑफ कम्युनिटी अगेंस्ट कैपिटल ऑफ स्टेट. तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, जो डोमिनेंट ट्रेंड है वो ये दिखाता है कि जो लोक गाथाएं हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी जो आम जनता की या फिर आम लोगों की या फिर वर्किंग क्लास की जो संस्कृति है, ठीक है, वो डिके हो चुकी है. वो रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी का पतन को डिके करती है, सोसाइटी के पतन को प्रदर्शित करती है. इट रिप्रेजेंट्स अ डिके ऑफ द सोसाइटी. तो ये थ्रू दिस मेथोडोलॉजी गिवन टू अस बाय ईपी थॉम्सन, which is a combination of history plus anthropology plus folklore, we can recover that subaltern consciousness, that idea of their history, of their culture, and how हम लोग कैसे उनके customs को situate कर सकते हैं. We can situate their उनकी जो रस्में हैं, we can understand it in the form of their class struggle, not as abstract tradition. ठीक है. और उनकी जो moral economy है, जो custom है, जो भी वो रस्में निभा रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली अ रैशनल डिफेंस ऑफ कम्युनिटी अगेंस्ट जो कैपिटल और स्टेट है. कैपिटल और स्टेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पावरफुल एलीट लोगों को. ठीक है. उनके अगेंस्ट अपनी एग्जिस्टेंशियल डिफेंस है उनका, पावर और एलीट्स. ठीक है. तो व्हाट इज़ द लीगेसी ऑफ मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय ईपी थॉम्सन. हिस्ट्री फ्रॉम बिलो मीट्स कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. इट इन्फ्लुएंसेस सबाल्टर्न स्टडीज, गोवा एंड स्पिवेक इन इंडिया. ये मैंने आपको पहले ही बताया था. Moral economy, that is important actually. It becomes key concept across global historiography and it links European social history with post-colonial studies. Okay. Now we'll move to Paul Connerton.
हिज इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, हाउ सोसाइटीज रिमेंबर, ये आप ध्यान रखिए. एंड व्हाट डज ही सेज दैट मेमोरी इज परफॉर्म्ड नॉट प्रिजर्व्ड, एम्बॉडीड रिचुअल इनैक्ट्स द पास्ट. ये क्या बोल रहे हैं कि मेमोरी जो है, ठीक है, जो बेसिकली फेस्टिवल्स या फिर कस्टम्स हो रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली द परफॉर्मेटिव पार्ट, परफॉर्मेटिव आस्पेक्ट ऑफ अर मेमोरी. ठीक है, देयरफॉर थ्रू दीज फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, ठीक है, वी परफॉर्म दैट मेमोरी. एंड वो प्रिजर्व करने का एक तरीका नहीं है. सो देयरफॉर दीज रिचुअल्स दैट वी परफॉर्म, इट इज़ एक्चुअली मेमोरी परफॉर्म्ड. तो रिपीटिशन एंड जेस्चर इनकोड कलेक्टिव मेमोरी इन द बॉडी. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो भी हम हमारे जो नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इट एक्चुअली एनकोड्स कलेक्टिव मेमोरी इन द बॉडी. रिचुअल परफॉर्मेंस रिकर्सिवली कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी थ्रू हैबिचुअल प्रैक्टिसेस. एंड कमेमोरेटिव सेरेमनीज प्रूव कमेमोरेटिव ओनली इन सो फार एज दे आर परफॉर्मेटिव. परफॉर्मेटिविटी कैन नॉट बी थॉट अवे फ्रॉम सेरेमनी. ठीक है, तो बेसिकली ही पाउल कनेटन क्या कह रहा है कि जो भी हम रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस वाला एस्पेक्ट है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी जो पूर्वजों की जो प्रथाएं चल रही हैं, दैट मेमोरी जो हमारे अंदर वो मतलब प्रिजर्व्ड है, ठीक है, हमारे जीन्स में जो प्रिजर्व्ड है, दैट इज़ एक्चुअली प्रिजर्व. मतलब प्रिजर्व वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं टेक्स्ट में प्रिजर्व्ड है या फिर कैसे हैं. जब तक हम उसको परफॉर्म करते हैं, उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारी परफॉर्मेंस की वजह से ही दैट मेमोरी इज प्रिजर्व्ड. ठीक है, therefore he is saying that commemorative ceremonies prove commemorative only insofar as they are performative. ठीक है, performativity cannot be thought away from ceremony. अब inscribed memory क्या हो गई, जो लिखी गई है, टेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स एंड फ्रेजाइल, ये तो फ्रेजाइल हो गए. बट जो इनकॉर्पोरेटेड मेमोरी है, जो हमारे दादा परदादा के हमारे अंदर जो चली आ रही है, ये तो कोई लिखी भी नहीं है. दीज आर ड्यूरेबल. जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड रिचुअल्स, दे आर ड्यूरेबल. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे समझ में आता है, दैट चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास. ठीक है, आप देखेंगे कि चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास, वैदिक जो है, वेदास, वेद जो है, दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ श्रुति लिटरेचर. ठीक है, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड टू, दे आर ट्रांसफॉर्म टू, दे आर ट्रांसमिटेड टू अस थ्रू श्रुति. सुन के वो एक जनरेशन टू जनरेशन सुनकर वो ट्रांसमिट हुए हैं. And there, the importance of this chanting of Vedic mantras, it has been recognized by the UNESCO as well. Okay, UNESCO has recognized it as intangible cultural heritage, the recitation of Vedic mantras. Okay, so that's what he's talking about. Incorporated memory, gestures, postures and rituals. ये durable है. अगर ये वेद कहीं लिखे गए होते, ठीक है, तो हो सकता है कि वो टेक्स्ट जो वो आज तक सर्वाइव ही नहीं करता. ठीक है, या फिर वो उड़ गया होता. बहुत सारे हमारी जो एंशियंट टेक्स्ट है वो हमारे पास अवेलेबल इसलिए नहीं हो पाए बिकॉज दे वर रिटन. आवर देर इज इट इज अनदर डिबेट whether writing or inscribing is durable or not. That is something very much different. But over here what we are talking about is that how that memory becomes durable, that the memory of our forefathers, the memory of that whole civilization, it gets durable only through these rituals, postures or gestures. And that's how that performative aspect of these rituals that actually ensures that memory is preserved. Okay, तो ये चीज़ है that societies remember by doing repeatedly bodily performance rather than written records. तो रिटन रिकॉर्ड्स को तो इंसान फिर भी भूल जाएगा कि उधर पढ़ा है, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे. आज हमारी सोसाइटी में कितने लोग मतलब जो रिटन, जो हमारा लिटरेचर उसको पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते. बट हाँ, अब यू सी कितने सालों से हम ये नवरात्र के व्रत रख रहे हैं, बहुत सालों से. तो जो परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत आराम से ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैट इज़ वाई इट बिकम्स मोर ड्यूरेबल. अब आते हैं हम पाउल रेबिनो पे. तो पाउल रेबिनो क्या कह रहे हैं बॉस? ही सेज, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्से है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस आर सोशल फैक्ट्स, मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी एंड एंथ्रोपोलॉजी. ये आप नोट कर लीजिए. एंड what does Paul Rabinow's essay argues? It argues that what anthropologists write and show about other cultures, they are not neutral reflections of reality but social facts in their own right. Basically, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट
हिस्ट्री या फिर नरेटिव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है, वो उसके अंदर एलिमेंट ऑफ बायसनेस है, ठीक है, वो उस समाज का दृष्टिकोण भी हो सकता है, वो कैसे वो परसीव करता है समाज में जो चीज़ें प्रचलित है उसको कैसे परसीव कर रहा है, और फिर उसका नरेशन लिख रहा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्चुअली सेइंग दैट anthropologists write and show about how other cultures are not they are not neutral reflections of reality. जो समाज में वो लिख रहा है, बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग लिख रहा है अपनी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो स्टडी कर रहा है रेसिस को, ठीक है. सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी, वो केवल सोशल फैक्ट्स हैं इन देयर ओन राइट. हमको उनकी पर्टिकुलर वो जिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में है, हम केवल उसके डायनेमिक्स से उसको हम सच मान सकते हैं. मे बी दैट सिमिलर थिंग वो कहीं और अगर हो रही है तो मतलब उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है. सो दैट इज़ वाई ही इज सेइंग दैट सोशल फैक्ट्स इन देयर ओन राइट, ठीक है. सो दीज anthropologists, they actively shape reality, power and identities, not just mirror them. Now फुकोल्ट हैं, हम इनके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, ये हम हमारे हिस्टोग्राफी का अलग पार्ट है. सो he actually stresses that a historian he should analyze how truths are made, not just collect data. And he says that representations produce reality. So anthropologists, they can actually produce reality as well, है ना. आप नरेटिव लिख रहे, आप किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं, आपने कोई देखा कल्चर, रेस और कल्चर में क्या हो रहा है, उनकी संस्कृति में क्या हो रहा है, तो दे कैन एक्चुअली प्रोड्यूस रियलिटी एज वेल. तो यू शुड एम्ब्रेस कोलैबोरेटिव टेक्स्ट, मॉन्टेज डायलॉग, मल्टीपल वॉइसेस. तो आप केवल एक ही उसको ना देखें, एक ही एंगल से ना देखें. यू शुड एक्चुअली गो थ्रू कोलैबोरेटिव टेक्स्ट, डायलॉग को देखें, एंड मल्टीपल वॉइसेस को अगर हम देखें, ठीक है. तो जॉनरे एक्सपेरिमेंटेशन ओवर कन्वेंशनल मोनोग्राफ. तो इनका इंपॉर्टेंट लाइन आप इसमें नोट कर लीजिए. रिप्रेजेंटेशंस दे आर सोशल फैक्ट्स, एथनोग्राफिक टेक्स्ट आर नॉट अबाउट अ वर्ड बट हेल्प मेक इट. दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट है कि जो एथनोग्राफर है भाई, वो दुनिया के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, बट वो दुनिया को क्रिएट कर रहा है, ठीक है. अब बाली की जो कॉक फाइट है, ठीक है, वो हमें पता कि हमें तो नहीं, हम तो गए नहीं है ना वहाँ, हमें तो पता नहीं है. बट हम जो उस एथनोग्राफर ने जो उसका पूरा अकाउंट हमारे सामने पब्लिश किया, लेके आया, ठीक है. सो ही इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग दैट वर्ड, ठीक है. तो और वो एक्चुअली सच्चाई कितनी है वो तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो बता सकते हैं, ठीक है. वो बट इट इज़ नॉट एक्चुअली, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी. बट इफ़ वी से दैट इट्स अ न्यूट्रल, देन वी आर मिस्टेकन. नाउ इट्स अ समरी टेबल ऑफ ऑल द 5 की थिंकर्स. तो पीटर बर्ग है यहाँ पे. पीटर बर्ग इज टॉकिंग अबाउट मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, दैट मिडिल वे, एविडेंस प्लस इंटरप्रिटेशन, एंड एग्जांपल्स हैं ड्रीम्स, जेस्चर्स, कार्निवल, ट्रांसलेशन. और 1997 में इनका जो पूरा एस्से था वो जब पब्लिश हुआ था वो तब का है. क्लिफोर्ड गेट्स, ही टॉक्स अबाउट थिक डिस्क्रिप्शन. ये इनके कीवर्ड आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी, ये तो केवल समझाने के लिए है, ठीक है, फाउंडेशनल बेसिस के लिए. बाकी कीवर्ड्स आप ध्यान रखिए, बस इससे आपका काम हो जाना है, ठीक है. तो मेथड क्या है, लेयर कल्चर मीनिंग्स है, ये आपका हिस्टोरिकल मेथड है. फॉर एग्जांपल हो गया आपका जैसे बालिनीज कॉक फाइट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. हाउ डज इट एक्सप्रेसेस स्टेटस एंड मैस्कुलिनिटी रिचुअल. दिस अकाउंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1973. ई पी थॉमसन टॉक अबाउट कोर, इनका कंसेप्ट है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एंड मॉरल इकोनॉमी. दो कंसेप्ट हैं, मॉरल इकोनॉमी ऑफ फोल्कलोर एंड हिस्ट्री फ्रॉम बिलो. एंड एग्जाम्पल हो गया फूड राइट्स एनफोर्स जस्ट प्राइस, 1977. कॉनर्टन एम्बोडीड मेमोरी, ठीक है, परफॉर्मेटिव रिचुअल्स, जो मैंने आपको अभी वैदिक चैंटिंग से याद रखो एक तरह से, ठीक है, पैरेड्स, जेस्चर्स एंड कोड आइडेंटिटी. पॉल रेबिनो, रिप्रेजेंटेशंस आर सोशल फैक्ट्स, रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी, ओके, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्स्ट शेप पावर और रियलिटी, 1986. ठीक है, तो ये कुछ आपका समरी टेबल है. नाउ मेथोलॉजिकल सिंथेसिस अगर हम देखेंगे इसका, तो पीटर बर्ग क्या बात कर रहे हैं, प्लूरल अप्रोचेस. गियर्स क्या बात कर रहे हैं, डिकोड सिंबल्स. थॉमसन क्या कर रहे हैं, रिकवर सबाल्टर्न एजेंसी. सबाल्टर्न एजेंसी कैसे रिकवर करेंगे, ही टॉक्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम बिलो एंड मॉरल इकोनॉमी ऑफ द फोल्कलोर. कॉनर्टन क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, स्टडी बॉडीली हैबिट्स, ठीक है, परफॉर्मेटिव थिंग्स. एंड रेबिनो है रिफ्लेक्ट ऑन रिप्रेजेंटेशन. और इनका यूनिफाइड फ्रेमवर्क क्या हो गया, मीनिंग्स प्लस बॉडीज. कॉनर्टन पावर स्टडीड थ्रू डाइवर्स मेथड विच
बर्क इज़ टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वाई जो पीटर बर्क है, अगर आप उसका टाइमलाइन देखें, वो सबसे बाद का है. So he is actually talking about the varieties, okay, varieties, and varieties will be produced after meanings, bodies, power, ठीक है, studied through diverse methods. That Burke is talking about. So that's all about today. और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक तरह से केस स्टडी टाइप्स आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ये जो इनके थिंकर्स के आइडियाज़ हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एंड दैट विल बी इनफ फॉर कल्चरल हिस्ट्री. सो थैंक यू गाइस.